नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल हम पढ़ रहे थे मौर्य गुप्त काल, मौर्य काल पूरा हो गया था। कल जो अपने 3 क्लासें हैं उसमें अपना गुप्त काल चल रहा था। गुप्त काल में हमने गुप्त काल का परिचय है, स्रोत है, उसके बारे में हम अध्ययन कर लिए थे। प्रमुख शासनों में हम बात की थी। प्रमुख जो शासक थे उनमें हमने पहला श्रीगुप्त और दूसरा अपना था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद में समुद्रगुप्त। तो ये 3 राजा हमने कर लिए थे। देखो, श्रीगुप्त जो था, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, और विष्णु हो गए है ना अपने विष्णुगुप्त जो है वो अंतिम शासक। ये हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। तो जैसे राधा कृष्ण पहले जो अपनी देवी है या माँ है सीता राम, तो इसे याद करने का तरीका है कि जैसे श्री लक्ष्मी का नाम है ना, श्री पहले और विष्णु बाद में, तो श्री और विष्णु वैसे आप याद कर सकते हो। इसके बाद में हमने बात की थी आपकी जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, उसके बाद में समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो थे उनके एक चीज़ मैंने नहीं बताई थी आपको, उनकी एक उपाधि नहीं दिखाई गई थी, तो वो आप उपाधि लिख लीजिएगा। उनकी एक जो उपाधि थी वो थी कविराज की, जो थी वो उपाधि थी। कविराज की जो उपाधि थी वो थी इनकी समुद्रगुप्त की। ये 2 चीजें मैं लिखना भूल गया था थोड़ी सी कल बातों में। और एक गुप्तों का जो राजचिन्ह था वो था गरुड़। जैसे मौर्यों का मयूर था और सबसे पहले भ्रूण बेडल ने किया था, तो गुप्तों का जो राजचिन्ह था वो था गरुड़, और कविराज जो उपाधि थी वो थी समुद्रगुप्त की। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बाद में क्या होता है गुप्त शासन में प्रमुख राजाओं में। देखो, समुद्रगुप्त पत्नी थी दत्त देवी। इसके 2 पुत्र होते हैं, एक होते हैं रामगुप्त, एक होते हैं चंद्रगुप्त। एक चंद्रगुप्त पहले थे, वो प्रथम थे। ये चंद्रगुप्त जो है वो द्वितीय है, ये ध्यान रखना। अब ये कहा जाता है कि इसके शासनकाल में एक मध्य एशिया की जनजाति है, वो आक्रमण करती है, ये विदेशी जातियों को पीछे भगा देता है, ठीक है। और इस पर वो जनजाति होती है आपकी शक। शकों का आक्रमण होता है, ये उसे पीछे धकेल देता है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद में ये कहा जाता है कि इसके समय शकों का आक्रमण होता है। बात रहती है, शक डराते हैं और शक ये कहते हैं कि इसकी एक पत्नी होती है ध्रुव देवी, इसकी हो गई भाभी। रामगुप्त की पत्नी होती है ध्रुव देवी। शकों का आक्रमण होता है। शक ये कहते हैं कि ध्रुव देवी जो है, शक जब रामगुप्त पर आक्रमण करता है तो ये शकों को ये कहा जाता है कि शक इनको ये कहते हैं रामगुप्त को कि आपकी पत्नी जो है वो हमें सौंपो।
तो अपने भाभी की सतीत्व की रक्षा करने के लिए चंद्रगुप्त जो द्वितीय है अपने भाभी के सतीत्व की रक्षा के लिए ध्रुव देवी का वेश धारण करता है और शकों पर आक्रमण कर देता है, शकों का नाश कर देता है, शकों को मार देता है, शकों को हटा देता है या शकों को भगा देता है, जो भी है। और इधर वापस आता है तो जन सामान्य इसकी काफ़ी बड़ाई करते हैं। ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त फिर रामगुप्त की हत्या कर देता है, अपने भाई की हत्या करके भाभी से विवाह कर लेता है। अब ये ऐतिहासिक तथ्य हैं, लेकिन इसके बारे में हमें दो जानकारी मिलती है। एक तो देवी चंद्रगुप्तम जो नाटक है, इसमें हमें रामगुप्त की ऐतिहासिकता, का पता चलता है कि रामगुप्त ऐसा शासक था, दुर्बल शासक था। इसके अलावा 1924 में जो अपनी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसमें एक व्याख्यानमाला हुआ था जिसमें राकेलदार बनर्जी जो है एक व्याख्यान होता है मनीन्द्र चंद्र नाम से, होता कौन है? आर.डी. बनर्जी, जो मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी वही व्यक्ति। मनीन्द्र चंद्र जो है चंद्र नंदी, इस व्याख्यान में रामगुप्त की ऐतिहासिकता सिद्ध होती है। ये बात एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, हालांकि ये कहानी किससे है इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। ये किसकी है पहले बता चुका हूं मैं, कल ही बात की थी हमने। होता क्या है कि समुद्रगुप्त जो है वो शकों का नाश कर देता है, लेकिन उसके अंतिम दिनों में जब रामगुप्त शासक बन जाता है तो शक ये कहते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है ध्रुव देवी उसको हमें सौंप दो, और अपने भाभी की सतीत्व की रक्षा के लिए चंद्रगुप्त जो है वो अपनी भाभी के कपड़े धारण करता है, वस्त्र पहनता है, ध्रुव देवी बनता है। और ध्रुव देवी बनने के बाद में वह शकों को समूल रूप से नष्ट कर देता है। जब वापिस आता है जनता उत्सव करती है और इस समय ये अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर देता है और ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है। इसकी ऐतिहासिकता हमें मिलती है कि रामगुप्त ऐसा शासक था। एक तो विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है, देवी चंद्रगुप्तम है, इसमें इस नाटक में मिलती है। एक हमें मिलता है 1924 में BHU बनारस हिंदू जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक व्याख्यान हुआ था जिसमें R.D. बनर्जी ने मनीन्द्र चंद्र नंदी के नाम से व्याख्यान हुआ था। इस व्याख्यान में रामगुप्त की जो ऐतिहासिकता है उस पर प्रकाश पड़ता है। थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं रामगुप्त पर। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और ना RPSC में पूछा गया है, ना UPSC ना BPSC में, लेकिन फिर भी इसकी 2 या 4 बातें हम देख लेते हैं, थोड़ा सा सही लगता है। बेसनगर, ये मैंने कल बताया था कि ये जैन धर्म को मानने वाला था, कल हमने चर्चा की थी। बेसनगर के दुर्जनपुर अभिलेख से पता चलता है, बेसनगर का और दुर्जनपुर को जो है वो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि से बेसनगर के दुर्जनपुर से हमें 3 जैन मूर्तियां मिली हैं। जिनके लेख पर
जिनके लेख पर हमें जो रामगुप्त की एक उपाधि मिलती है, जो चंद्रगुप्त प्रथम ने ली थी, महाराजाधिराज। ये अगर आ जाए कि महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त ऑप्शन में नहीं हो, द्वितीय सॉरी प्रथम, और ऑप्शन में अगर अपना रामगुप्त हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। मिली कहाँ है? बेसनगर के दुर्जनपुर से 3 जैन मूर्तियां मिली है, जिसमें महाराजाधिराज से कहा गया है, विदिशा से, विदिशा एमपी में है, से रामगुप्त के कुछ तांबे के सिक्के मिले हैं, सिक्के प्राप्त हुए हैं। मोटी मोटी बात थी रामगुप्त की, यही बात थी कि एक तो आपके मध्य एशिया से ये रामगुप्त ध्रुव देवी वाला, फिर चंद्रगुप्त जो है ये विवाह कर लेता है और शकों को पीछे धकेल देता है, शकों के आक्रमण को। बेसनगर के दुर्जनपुर से 3 जैन मूर्तियां मिली है, 3 कितनी मिली है? 3 मिली है, और इसमें एक रामगुप्त की उपाधि मिलती है महाराजाधिराज, और विदिशा जो कि एमपी में है, वहां से रामगुप्त के कुछ तांबे के सिक्के मिले हैं। बस रामगुप्त के बारे में हमें इतना ही ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करते हैं इसकी चंद्रगुप्त द्वितीय। देखो ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय है बड़ा पराक्रमी शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक उपाधि मिलती है विक्रमादित्य, जो शकों को हराने के बाद में इसकी उपाधि होती है। और विक्रमादित्य की उपाधि अब तक अपने भारतवर्ष में धारण करने वाले 14 व्यक्ति हो गए हैं। 14वां व्यक्ति जो था वो मध्यकाल का था हेमू, जो कि एक रेवाड़ी का नमक व्यापारी था। रेवाड़ी हरियाणा में का नमक व्यापारी था, और पानीपत का सेकेंड वार होता है। पानीपत के दूसरे युद्ध में ये अकबर से पराजित होता है। अपने जीवन काल में जितनी ये लड़ाई लड़ता है उसमें हारता नहीं है, लेकिन स्थिति ये हो जाती है ये युद्ध जीतता रहता है। वही शेरशाह सूरी वाली है कि शेरशाह सूरी जो है वो युद्ध जीत हारता रहता है, और अचानक दोपहर की नमाज के बाद में युद्ध जीत जाता है। ये युद्ध जीतता रहता है, लेकिन अचानक इसकी आंख में तीर लगता है और ये युद्ध हार जाता है। ये जिस हाथी पर थे उस हाथी का नाम हवाई था। हवाई है ना, हवाई से याद रह जाएगा, हेमू हवाई था। हवाई का 14वां शासक होता है। जब हम मुगल काल पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा वहां कर लेंगे। ये 14वां शासक होता है, अंतिम शासक यही होता है। 14वां अंतिम शासक होता है जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। अकबर से ये युद्ध पराजित हो जाता है, और पानीपत के द्वितीय युद्ध में, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 सीई में या ईस्वी में। देखो सीई का मैं पहले बता रहा हूं, यानी इसके आसपास। एक दिन पहले बता चुका हूं कि बीसी की जगह आजकल, सॉरी सीई नहीं आएगा, एडी आएगा, एनोडोमी ईस्वी। बीसी की जगह बीसीई और अब सीई, सीई की प्रयोग में आने लगे हैं। इसका मतलब है इसके आसपास जो भी डेट है लगभग सीई आने लगे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ये आता है ईस्वी में और ये आता है ईसा पूर्व में। पहले बता चुका हूं, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। पानीपत का युद्ध होता है 1556 ईस्वी में। ये आगे की चर्चा है, जब मुगल काल हम पढ़ेंगे तब इसका डिटेल से वर्णन करूंगा मैं आपके सामने। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी चंद्रगुप्त द्वितीय की। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय
देवी का ये पुत्र था। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी उपाधियों की। प्रमुख इसकी उपाधि थी, एक तो थी सकाली, एक सहसांक, विक्रमादित्य। देखो द्वितीय और द्वितीय, द्वितीय और द्वितीय, तो विक्रमादित्य में तो कंफ्यूज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर प्रश्न आ जाता है कि गुप्त वंश में किस शासक की विक्रमादित्य की उपाधि थी, ऑप्शन आपके सामने दोनों रहते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम भी रहता है और चंद्रगुप्त द्वितीय भी रहता है, तो द्वितीय और द्वितीय, तो यहां अपनी दिक्कत नहीं आएगी। सकाली का होता है शकों का शत्रु, शशांक, सहसांक, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के अलावा इसकी परम भागवत, सर्वप्रिय उपाधि थी इसकी। ठीक है, इसके अलावा विक्रमादित्य मैंने बताया था शकों को पराजित करने पर धारण की थी। शकों को पराजित करने पर यह उपाधि इसने धारण की थी। परम भागवत जो कि ये सबसे प्रिय उपाधि थी, और यह उपाधि धारण करने वाला, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त प्रथम शासक था। ये प्रथम गुप्त शासक, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम गुप्त शासक था। ये ध्यान में रख लीजिएगा, या तो मिलाने वाले आ जाते हैं। देखो कि ऐसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया, परम भागवत महाराज, ये सामंत की व्याख्या करता है कि ये किसी के सामंत थे, महाराजा धीराज और कविराज। क्वेश्चन सेम इस प्रकार से आते हैं, उपाधि और शासक। श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, ये मिलाने वाला आता है। तो ये ध्यान रखो, परम भागवत एक ही व्यक्ति की थी, तो परम भागवत किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। महाराज किसकी थी? श्रीगुप्त की। फिर कविराज किसकी थी? अभी मैंने बताया था क्लास शुरू होते ही, समुद्रगुप्त की। और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति था चंद्रगुप्त प्रथम। या तो यह आ जाता है, या सीधे चारों सामने दे देते हैं, एक श्रीगुप्त की जगह आपको अन्य नाम मिल जाएगा। ठीक है, और इनमें से कौन सी सही नहीं है? या तो ये आ जाता है, या इनमें ये उपाधियों वाला आ जाता है कि ये उपाधि किसकी थी। तो सेम ये क्वेश्चन आता है, नेट का जो क्वेश्चन आते हैं सेम एज इट इज ऐसे आते हैं। यूपीएससी पैटर्न के जो क्वेश्चन थे वो एज इट इज जैसे कैसे आते हैं। तो एक तरफ आपको उपाधि दे देंगे, एक तरफ आपको शासक दे देंगे, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये उपाधियां नीति सकाली, शकों का शत्रु, शशांक, देवराज, देवगुप्त, दोनों अलग अलग है। देवराज जो है ये साची के अभिलेख में मिले हैं, और देवगुप्त जो है वो हमें मिलते हैं प्रवर सेन के चमक लेख में। चमक लेख में, थोड़ा सा एक सेकंड। फिर एक उपाधि मिलती है चंद्र मेहरोली। मेहरोली दो है भाई, कंफ्यूज मत हो जाना कि मेहरोली कौन सी है। मेहरोली दो स्तंभ पर, ये जो मेहरोली है ये दिल्ली में है।
सीकर जिले में जो श्रीमाधोपुर तहसील है उसमें है, जहाँ के अपने जल संसाधन मंत्री जो है अपने गजेंद्र सिंह जी उर्फ गज्जू बना, जो कहाँ के हैं आपके महरौली के हैं। तो ये महरौली वो नहीं है, ये महरौली जो अपने सीकर वाली नहीं है, ये महरौली दिल्ली वाली है। ये महरौली जो स्तंभ लेक है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये महरौली जो स्तंभ लेक है ये व्यास नदी के किनारे था। थोड़ा सा इतिहास जान लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पूछेंगे। व्यास नदी के किनारे था। दिल्ली का एक प्रथम हिंदू शासक होता है अनंगपाल तोमर। तोमरों के पास जब दिल्ली की सत्ता होती है तोमर, तो वह इसको दिल्ली ले आता है, महरौली ले आता है। वर्तमान ये जो है कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है, इस्लाम मस्जिद जो है उसके पास या उसमें है। इससे स्तंभ लेख में लोह स्तंभ में जंग नहीं लगता है। आज भी ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आज भी इसमें इतने वर्षों के बाद में भी ये किस धातु का बना है, लोहे धातु का बना है, लेकिन लोहे में भी कौन सी क्वालिटी है कि इसमें जंग नहीं लगा है। वरना लोहे की कील को आप रख के देख लो, और आरबीएससी में एक बार साइंस में पूछ लिया गया था कि जो लोहे की धातु को जंग लगने पर उसका वजन बढ़ जाता है या घट जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन आया था, ये आप करने की कोशिश कीजिएगा कि बढ़ जाता है या घट जाता है। इसमें आज भी जंग नहीं लगा है। ये महरौली जो था व्यास नदी के किनारे था। अनंगपाल तोमर इसको दिल्ली लाता है, वर्तमान में कुव्वत उल इस्लाम में है, इस पर जंग नहीं लगता है। और ये दिल्ली वाली जो महरौली है, गजुबना वाली महरौली नहीं है। फिर आप एक उपाधि इसकी लिखिएगा, विक्रमादित्य हो गया। उद्देश्य एक हुण जाति थी, पहला शासक था, शैव विजय के बाद इसने धारण की थी। ठीक है, उपाधि एक बार देख लीजिएगा। विक्रमादित्य शकों को पराजित करने पर अभी तक के 14 राजाओं ने ये उपाधि धारण की है। 14वां जो था वो हेमू था, अंतिम शासक था, मध्यकाल में था। शशांक एक उपाधि मिलती है, सकारी शकों का ये शत्रु था, दुश्मन था। परम भागवत इसकी सर्वप्रिय उपाधि है और प्रथम गुप्त शासक है जिसने ये उपाधि धारण की थी। देवराज जो है वो सांची के लेख में हमें मिलता है। देवगुप्त जो है प्रवर सेन के चमक लेख में हमें मिलता है। चंद्र जो है वो महरौली के लोह स्तंभ पर मिलता है जो दिल्ली में है। व्यास नदी के किनारे था। अनंगपाल तोमर इसको लाता है। वर्तमान ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में है। इस पर जंग आज भी नहीं लगा। ये रहस्यात्मक एक बात है। ये थी अपनी इसकी उपाधियां। अब इसकी कुछ खास बात जो है जो परीक्षा की दृष्टि से अपने इम्पोर्टेंट है वो हम बात करते हैं इन पर। एक तो कई बार इसके अधिकारी पूछ लेते हैं, जैसे सेनापति पूछ लिया है ना। तो चंद्रगुप्त का जो सेनापति था वो था आम्रकार्धव, बौद्ध मतानुयायी था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था सेनापति। एक था संधि विग्राहक, युद्ध होने पर संधि का जो कार्य करता विग्राहक। और एक आपका था, कौन था, मंत्री। ये ध्यान में रखना। आम्रका माधव जो था ये क्या था, शिखर स्वामी जो था वो मंत्री था। और संधि विग्राहक था वीर सेन। वीर करते हैं ना युद्ध, तो संधि विग्राहक जो था वो था वीर सेन। ठीक है, ये हमें करमंडा जो अभिलेख है उससे पता चलता है कि ये मंत्री था शिखर स्वामी। करमंडा अभिलेख से ज्ञात होता है। एक प्रमुख घटना होती है 399 ईस्वी की।
399 में एक चीनी यात्री भारत आता है और वो एक भ्रामक तथ्य जो है वो पेश करता है। जैसे चीनी यात्री फाइयान आता है, ठीक है, जो हमने स्रोतों में बात की थी, इसकी स्रोतों में हमने ये बात की थी कि भी फाइयान और वेनशांग से हमें गुप्त जो शासक है या गुप्त की जो वंशावली है, प्रशासन है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है विदेशी यात्रियों के विवरण में। फाइयान 399 में आता है। फाइयान का मूल नाम होता है कुंड, मूल नाम होता है कुंड। अब फाइयान तथ्य जारी करता है कि सिंध का जो राजा है शूद्र है। इसके अलावा ये कहता है, ये जब ये आता है किसके काल में, प्रश्न ये पूछा जाता है ज्यादातर कि ये किसके काल में भारत आया। तो ये किसके काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। मूल नाम इसका था कुंड। सिंध का शासक शूद्र है। ये स्थल मार्ग से आता है, आता स्थल मार्ग से है और जाता जल मार्ग से है। ध्यान में रख लेना, आता स्थल मार्ग से, जाता जल मार्ग से है। दूसरी ये बात ये कहता है कौड़ियों का प्रयोग करते थे। कौड़ियां जानते होंगे, अपने राजस्थान में जब विवाह होता है तो जो नव बनड़ा और बनड़ी कह सकते हैं, या जो नव विवाहित या नव वधू और नव जो वर होते हैं, उनके हाथों और पैरों के एक चीज बांधी जाती है जिसे हम काकल डोलडा कहते हैं, है ना। तो वो कौड़ियां जो थी उसका प्रयोग ये करते थे। एक बात कहता है फाइयान ये। इसके अलावा एक बात ये कहता है कि भारतीय जो लोग हैं लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करते थे। ये बड़ा ही भ्रामक तथ्य था कि हो सकता है एक चीन का यात्री था, भारत आता है, और दूसरी बात ये चीन के यात्री के साथ एक बुद्धिस्ट था, भाई बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बुद्धिस्ट था। जब बुद्धिस्ट था तो सीधी सी बात है, ऐसे अपने जैसे लोगों की संगत में रहता है, हम अपने जैसे लोगों के साथ ही रहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ रहा होगा जो लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते हो। तो ये बात कहता है, हालांकि ये बात थोड़ी सी भ्रामक ही लगती है, क्योंकि जो भारतीय हैं वो लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करते हैं। अपना बस केवल दो ही बातें इसमें ध्यान रखनी है। कब आया था? 399 में आया था। कौन आया था? फाइयान आया था। किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। सिंध का जो राजा था वो शूद्र है, स्थल मार्ग से आता है, जाता जल मार्ग से है, कौड़ियों का प्रयोग करता है। भारतीय जो है कौड़ियों का प्रयोग करते हैं, ये नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। इसके अलावा ये अपनी पुस्तक होती है इसकी फोक क्यों की, ये इंपोर्टेंट है। पुस्तक जो है वो है फोक्यो की। इसके अलावा ये कहता है अपने जो विवरण में राजा का कि भाई मैं जब आया था उस समय राजा कौन था, तो राजा का उल्लेख ये नहीं करता है। राजा का उल्लेख नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि किसके काल में, जिस व्यक्ति के काल में आया था उसके काल में आकर भी ये राजा का उल्लेख नहीं करता है। ये उस समय की एक प्रमुख घटना थी। बुक का ध्यान में रखिएगा, कब आया था? 399 में आया था। चंद्रगुप्त का आप काल लिख सकते हो 375 ईस्वी से 415। ये मैंने नहीं लिखाया था, हालांकि ईस्वी। संधियों की बात कर ली। संधियों के बाद में इसका प्रमुख जो सेनापति था वो आम्रकाल था, जो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। संधि विग्राहक जो था वो वीरसेन था, ये इंपॉर्टेंट है। शिखर स्वामी जो था ये इसका प्रमुख मंत्री था, और करमंडा विलेख से हमें
पता चलता है। प्रमुख दूसरी घटना होती है 399 में चीनी यात्री फाइयान आता है, बुद्धिस्ट होता है और सिंध के राजा को ये सूत्र बताता है, स्थल मार्ग से आता है, जाता जलमार्ग से है। कौड़ियों का भारतीय प्रयोग करते थे, लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करते थे भारतीय, राजा का उल्लेख ये नहीं करता है। पुस्तक जो है वो है आपकी फोकियों की। तो बच्चों अभी जो अपनी ये क्लासेस में हमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को थोड़ी सी कुछ उपाधियां और उसके समय की जो प्रमुख घटनाओं का हमने अध्ययन किया है। आगे की जो कक्षा होगी उसमें हम चंद्रगुप्त और जो प्रमुख बचे हुए जो प्रवर्तिक गुप्त शासक है, अंतिम गुप्त शासक है और फिर गुप्त जो प्रशासन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।